हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB पीजीटी कॉमर्स फीमेल 2021 शिफ्ट 1 का पेपर। आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, state the ratio in which partners share the profit and loss of on revaluation of assets and reassessment of liability। अगर रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस किसमें शेयर किया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है तो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स ध्यान रखना है, और किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? अगर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर रिटायरमेंट है तो ओल्ड में। ध्यान रखना, एडमिशन में मैं क्या बोल रही हूँ? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। If a company issue 50,000 shares and receive application of 60,000, it is the case of 50,000 इशू किया था, 60,000 एप्लीकेशन बनी है, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 60,000 इशू करते और 50,000 एप्लीकेशन आती, यानी कि जितना इशू किया उससे कम एप्लीकेशन आती, तो इसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, goods sent on consignment is stolen, what type of loss will it be? देखिए, कंसाइनमेंट जब करते हैं दो तरह के लॉस होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल लॉस और एक होते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल होते हैं, यानी कि आप चाह के भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते, और एबनॉर्मल लॉस किससे होते हैं? केयरलेसनेस से, मिसमैनेजमेंट से। तो अगर चोरी हो गए हैं तो वो मिसमैनेजमेंट है, कहाँ पे आएगा? एबनॉर्मल लॉस में। लेकिन सपोज करो आप कोई आइटम ऐसा है जो कि लिक्विड है और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें थोड़ी बहुत सीपेज होती ही होती है, आप कितने ही भी बेटर क्वालिटी के कंटेनर क्यों ना यूज कर लो, तो वो क्या है? नॉर्मल लॉस। अगर आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो और उसका इवेपोरेशन होकर कुछ वेट कम हो जाता है, तो भी वो क्या है? नॉर्मल लॉस। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो प्रोसेस में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आप स्टॉप नहीं कर सकते, आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है? नॉर्मल लॉस। जिनको आप प्रॉपरली मैनेज करके और एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना के कंट्रोल कर सकते हो, वो सब क्या है? एबनॉर्मल। तो स्टोलन क्या है? एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट इज ए शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज, एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, यहाँ पे अगर हम हुंडी की बात करें तो हुंडी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप में ही होता है, तो थोड़ा सा ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आप अब चलती नहीं है तो उस बेस पे सोचे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द राइट आंसर। हुंडी कब चलती थी? हुंडी जो थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है मिडविल इंडिया में यूज होती थी, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही इसका यूज किया जाता था ट्रांजेक्शन्स के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि अब ये इतना ज्यादा इनका प्रचलन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, मैन में कम मैन में गो बट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंटिन्यू, दिस इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखिए, एक कंपनी है, कंपनी में लोग आते जाते रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, शेयर होल्डर एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या है? लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी, तो ये क्या है? गोइंग कंसर्न concept. Option number 1 is the right answer. Question number 6, from which of the following source the debenture redemption reserve is created? Redemption reserve कहाँ से क्रिएट किया जाता है? debenture redemption reserve is created out of profit. अगर कंपनी को रिडम्पशन करनी है डिबेंचर की तो वो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है कट करके उसके लिए एक रिजर्व बनाता है और उसमें वो ट्रांसफर करता रहता है। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ चीजें पुरानी भी पूछी गई हैं जो कि अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें
तो बहुत सारे प्रोविजंस क्या हैं, चेंज हुए हैं, लेकिन ये लोग ओल्ड भी देते हैं आपको, तो सारी चीजें ध्यान रख के चलना है। ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी एंड नेगोशिएटेड इट। ए ने बिल ड्रॉ किया और उसको नेगोशिएट किया। बी इज द फिक्टिशियस पर्सन। ए ने ड्रॉ किया है तो ए ड्रॉई है और बी क्या है, ए ड्रॉअर है और बी क्या है, ड्रॉई। बी इज फिक्टिशियस पर्सन, द होल्डर में ट्रीट द बिल। तो होल्डर जो है, होल्डर इस बिल को कैसे ट्रीट करेगा। देखिए इसका आंसर डाउटेड है, क्योंकि होल्डर जो है उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों तरह से ट्रीट कर सकता है। अगर हम एक ट्रीटमेंट की बात करें, अगर एक बिल का ड्रॉअर और ड्रॉई सेम ही पर्सन है और ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन ऑन पर्सन नोट कॉन्टेक्ट, द होल्डर में ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एट द ऑप्शन। उसमें दोनों ऑप्शन है, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ट्रीट किया जा सकता है और उसको प्रोमिसरी नोट भी ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर किसी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेक्ट किया है या प्रोमिसरी नोट टिक किया है, बोर्ड को दोनों को मार्क्स देने चाहिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. X Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each. 100 equity share of 10 each for non-payment of first call of rupees 2 per share. The final call of 2 per share was yet to be made. 10 में से 2 रुपए अभी नहीं मांगे हैं, तो कितने मांगे हैं, 8। और 8 में से 2 रुपए नहीं मिले हैं, 8 में से 2 रुपए नहीं मिले हैं, तो रिसीव कितना हुआ है, 6 पर शेयर। 6 रुपीज रिसीव्ड हुए हैं और 2 रुपीज क्या है, कॉल्स इन एरिया। What can be the amount of discount at which the shares can be reissued? किस मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर को रीइश्यू किया जा सकता है। देखिए जो जितना रिसीव होता है, यानी कि आपके शेयर फॉर फीचर में जितनी अमाउंट होती है रीइश्यू शेयर्स के फॉर फीचर में, उस अमाउंट के मैक्सिमम डिस्काउंट तक शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा, ₹6 पर शेयर, क्योंकि 6 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं तो 6 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। अगर पूछते हैं कि भाई कितने पे इश्यू करना चाहिए, डिस्काउंट की जगह अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एट विच शेयर्स आर इशूड, तो वहां पे उस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाता, ₹4 पर शेयर। लेकिन हमसे मैक्सिमम डिस्काउंट वाली सिचुएशन पूछी तो हमारा आंसर क्या हो गया, ₹6 पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 9. A statement of source and applications of fund is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprises between two dates. 2 डेट्स को जो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है उसकी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10. A statement is prepared on the basis of working capital which include item which cannot be easily converted into cash in short term. ऐसी स्टेटमेंट जो वर्किंग कैपिटल के बेस पे बनाई जाती है और जिसके आइटम को शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कैश फ्लो में तो मतलब ही नहीं है वर्किंग कैपिटल का, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोला वर्किंग कैपिटल के बेस पे बनी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. अंडर विच ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन कंपनीज एक्ट 2013 में कहा है, सेकंड ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Which of the following factor is not taken into account for calculating exact number of depreciation? अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो इनमें से क्या यूज नहीं होगा, यूजफुल लाइफ का यूज होता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू का यूज होता है, लाइफ का यूज होता है, उसके ऊपर जो सेम डे पे इंस्टॉलेशन कमीशन या किसी भी टाइप की एक्सपेंसेस ऑन द डे ऑफ परचेज होता है, उन सबको कंसीडर किया जा सकता है। किसको नहीं करते, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट। Option number 1 is the right answer. Moving on the next question, question number 13. Question number 13.
द डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले। देखिए ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि फ्यूचर में जो इनफ्लो आने वाले उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैसा तरीका है ये? मॉडर्न मेथड है, डिस्काउंटिंग टेक्निक है, ठीक है। और ये जो चारों मेथड दिए हुए हैं इसमें से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मॉडर्न मेथड और डिस्काउंटिंग टेक्निक है। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ट्रेडिशनल मेथड और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है। इसके अलावा पे बैक पीरियड भी क्या होता है? नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What does the deficit means in reference to non-profit organization? अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, और सरप्लस का मीन्स क्या होता है? सरप्लस इज इक्वल टू इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे डेफिसिट की बात हो रही है, तो डेफिसिट क्या होगा? एक्सपेंडिचर्स मोर देन इनकम। तो वो कौन सा है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Under single entry system, capital in the beginning of a accounting year is ascertained by preparing। देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। आई एम रिपीटिंग, ओपनिंग बैलेंसेस सारे बैलेंस शीट में पुट करके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है जिससे कि ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट होता है, और क्लोजिंग बैलेंसेस को यूज करके क्या निकलता है? क्लोजिंग फंड। तो उसने ये बोला कैपिटल इन द बिगिनिंग किससे निकालते हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फिर इसमें अगर प्रॉफिट निकालना होता है तो इस सिचुएशन में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्लियर, माइनस क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक। इसको लेस करते तो आपका क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इसको लेस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है? इट कंडक्ट एज कमर्शियल बैंक। सेबी जो है कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी जो है वो सेबी के क्या है? फंक्शन है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? देखिए ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यू टेक्निक्स आने से पुरानी टेक्निक का बेकार हो जाना रीजन है। गुड्स नॉट बीइंग यूज्ड एवरी इवन आफ्टर इट्स एक्सपायरी, गुड्स को ना यूज करना उससे भी वियर एंड टीयर होता है, और नॉर्मल वियर एंड टीयर से भी डेप्रिसिएशन होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस से जो है डेप्रिसिएशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Assess the following situation and identify which relations given below be called partnership। इसका आंसर भी मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है some people are actually agreed to contribute ₹5,000 annually to produce goods for old age home। तो ये तो कंबाइनली होके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखोगे पार्टनरशिप में, लोग एग्री होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए फॉर प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर 3। 2 traveling agencies each having 6 partner combined by agreement into 1। 2 अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी कंबाइन होके एक बन गई है, तो उन्होंने क्या कर ली है? पार्टनरशिप। बाकी देखिए इनमें से कोई भी पार्टनरशिप को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, which is the financial statement from the following that is not prepared by non-profit organization? non-profit organization 3 तरह के अकाउंट बनाती है। एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें पूरे साल भर में
जितना भी कैश मिला है और जितनी भी पेमेंट हुई है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद करंट ईयर की डेफिसिट और सरप्लस को देखने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, और बाद में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। तो पहले 3 आइटम बनते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एनपीओ में नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following instrument is to be treated as negotiable instrument under negotiable instrument act 1881? ये तो क्लियर कट आंसर है। क्या आंसर होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेट सेकेंड। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी दूसरा सेट शुरू हो गया, उसका क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर शुक्ला स्टार्टेड अ बिजनेस and did not maintain financial book as per double entry system. He introduced fresh capital of rupees 13,000 and withdrew 10,000 for personal use. यानी कि 10,000 क्या है, उसकी ड्रॉइंग्स हैं। On 31st March 2019, his assets and liabilities were creditor 90,000, debtor 1,25,000 और कैश क्या है 24,980। क्लियर? तो आपको बताना है हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड बी। अभी मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है अगर आपको सिंगल एंट्री में निकालना है, जहाँ के डबल एंट्री से बुक कीपिंग नहीं होती, वहां पे प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सीधा सीधा प्रॉफिट निकालने का तरीका है क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का हमारे पास कुछ नहीं है, फ्रेश कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, और जो हमारे पास बैलेंस है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट के आइटम से लायबिलिटी के आइटम को क्या कर दो, लेस कर दो। तो लायबिलिटी का आइटम एक ही है, क्रेडिटर, और एसेट का आइटम है डेटर एंड कैश। तो 1,25,600 प्लस 1,25,600 प्लस 24,980, और इसमें से क्या कर देंगे 90,000 लायबिलिटी को क्या कर दोगे आप, माइनस। जैसे ही आप 90,000 लायबिलिटी को इसमें माइनस करोगे तो आपको देखना है आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा 60,580। ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल यानी कि 60,580 प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है 10,000 माइनस 13,000 फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो इसमें से लेस करोगे यू विल गेट 57,580। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेट 2, क्वेश्चन 2। In preparing statement of fair, the assets and liabilities are shown on different sides. कैपिटल इज, तो क्या निकालते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन में किया, एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर, और इसमें करंट और फिक्स नहीं सब कुछ लिखा जाता है। यानी कि जितने भी आइटम बैलेंस शीट में जो भी फॉर्मेट होता है, लायबिलिटी वाले लायबिलिटी में, एसेट वाले एसेट में, और बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाती है, कैपिटल। तो अगर ओपनिंग स्टेटमेंट बनाई है तो ओपनिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग बैलेंस को लेके स्टेटमेंट बनाई है तो वो क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? जो भी आइटम में पुट करते हैं अकॉर्डिंगली क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सिर्फ करंट या फिक्स नहीं लेते, टोटल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग कैपिटल इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल कैसे असर्टेन करते हैं, देखिए कनेक्टेड क्वेश्चन ही है, बाय प्रिपेयरिंग और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप ध्यान से समझो तो 4-5 क्वेश्चन ये क्या है, एनपीओ से ही है, कनेक्टेड क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशंस which involve mental requirement, skill, physical requirement, etc. as critical force। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड। देखिए जो मेंटल रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, अलर्टनेस, जजमेंट, इनिशिएटिव, ये सारे आइटम जो है ये कहाँ आते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशंस, ये सारे आइटम मैंने मेंशन किए हैं।
तो ये कहाँ आते हैं आपके फैक्टर कंपैरिजन मेथड में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इन्वेंट्री फोकस ऑन द राइट मटेरियल ऑफ द राइट टाइम। स्टॉक मेंटेन करने के तरीके हैं ये। राइट मटेरियल राइट टाइम में राइट प्लेस पे पहुंचने को कहते हैं जस्ट इन टाइम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी भी आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की है। अगर मैं एक एक की एक्सप्लेनेशन दूंगी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आप इसको देख लेना। अगर आपको लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई टू मैनेज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट। तो ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ नॉन करंट यूज किया है। मेनली मोटो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है। इंटेंजिबल एसेट वी कांट टच इन सी, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं इंटेंजिबल। व्हीकल और ऑफिस फर्नीचर क्या है, टेंजिबल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें जो कैपिटल है वो क्या होती है, लिमिटेड, क्योंकि पार्टनर ही सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अनलिमिटेड कैपिटल इसमें नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन it is the type of accounting which analyze, classify the expenditure as well as the total cost of a particular product, identify the correct option। भाई कॉस्ट को क्लासिफाई करती है, टोटल कॉस्ट निकालती है और प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस क्या होती है, सर्विस की रेंज प्रोवाइड करना कंपनीज या कस्टमर को ओवर द इंटरनेट। तीनों के तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या है, आपके क्लाउड सर्विस के एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो पेपर में हिंदी में क्वेश्चन थे मैंने ट्रांसलेट कर दिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट वेरीफाई द कंडीशन ऑफ बिग स्मार्ट सिटी। अगर हम बिग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन वेरीफाई नहीं करती। तो इसमें से कंडीशन 2 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन स्मार्ट सिटी इज कॉम्प्लेक्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिटी के कंसर्न में करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज, वन और बोथ ऑफ whom इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। देखिए नेगोशिएट कर रहे हैं दो या दो से अधिक पार्टी आपस में बैठ के, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कहते हैं इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन विद whom इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following statement is not true regarding the importance of financial analysis। अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट शोज अ चेंज इन द प्राइस लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी प्राइस लेवल के चेंजेस को शो नहीं करती। एक कंपनी में वाइंड अप वॉलेंट्री अंडर, एक कंपनी वॉलेंट्री वाइंड अप कब कर सकती है, सेक्शन 59 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अगर भाई इंसॉल्वेंसी हो गई, बैंकरप्सी हो गई तो कंपल्सरी और वॉलेंट्री जो है वाइंड अप किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पार्टनर के साथ डीड के अभाव में, अगर पार्टनर्स में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, और वो स्लीपिंग पार्टनर जिसने कैपिटल का 75% यानी कि जितनी बिजनेस में कैपिटल लगी है उसका 75% कैपिटल लगाई है,
तो उसको बिजनेस में कितना शेयर मिलेगा। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी ने कितना भी काम किया हो, कोई स्लीपिंग हो या किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर बाय जॉब कॉस्टिंग। देखिए जॉब कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। यूनिफॉर्म मतलब सारे यूनिट्स के लिए एक जैसी कॉस्टिंग टेक्निक यूज की गई है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज इजिली आइडेंटिफाई द स्पॉइलेज और डिफेक्टिव वर्क, ये भी पता चल जाता है जॉब में। इट इज सुटेबल फॉर दोज प्रोडक्ट फॉर विच सेलिंग प्राइसेस डिटरमाइन डायरेक्टली ऑन कॉस्ट बेसिस, क्योंकि हर एक जॉब का अलग अलग डेटा रख रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है जॉब कॉस्टिंग में। इट मेक्स अवेलेबल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड डेली एंड वीकली बेसिस। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यूनिफॉर्म नेचर की नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से एक जॉब का वर्क और दूसरी जॉब का वर्क अलग अलग हो सकता है। यूनिफॉर्म नेचर का मतलब है हर एक यूनिट के लिए सेम कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, TAS is a computer network of geographical scattered and heterogeneous computation resource। भाई भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ और विषम कंप्यूटर संसाधन क्या है, वो है ग्रिड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिस मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड विथ देयर रिलेशनशिप विद इन द एंटरप्राइजेस। देखिए जो लोगों से और उनके ग्रुप में और एंटरप्राइजेस में जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गोपाल रन्स अ ग्रोसरी शॉप्स इन द लोकल मार्केट। ही बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर मार्केट एंड सेल इट टू द कस्टमर एज देयर रिक्वायरमेंट। भाई होलसेलर से खरीद के कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान दे देता है, तो इस तरह से वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में चलती हैं और ऑपरेटिंग साइकिल विद इन 1 ईयर और 12 मंथ होता है। इनको परचेज करने का मोटो क्या होता है, रीसेल होता है, यानी कि ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, तो यहाँ से आपको इसके करेक्टर देखने हैं सारे अपने ध्यान करके, तो कौन सा नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर लॉन्ग टाइम। करंट एसेट्स का लॉन्ग टाइम में यूज नहीं करते हैं, तो ये इसका करेक्टर नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स किसके लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट विच वन इज नॉट one of the outcome of training program held by organization for employee। इनमें से कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम का आउटकम नहीं है। ये पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑब्सोलेसेंस प्रिवेंशन होगा, लेकिन इंक्रीज इन वेजेस इज नॉट द गारंटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेट 3। ये 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ये हमारा है 41 क्वेश्चन। द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, हर एक कंट्री, सपोज कंट्री ए है, बी है, सी है, इनकी जो भी करेंसी है उसको गोल्ड के फॉर्म में पैक्ट कर देते हैं और उसके बेस पे करेंसी एक्सचेंज डिसाइड किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, द करेंसी ऑफ द कंट्री वाज फ्रीली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, यानी कि हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो किसमें कन्वर्ट कर दी जाती है, इसमें गोल्ड में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फंड वाज रियली अ बैंक एंड अ बैंक अ फंड। ये स्टेटमेंट किसने कही है, केन्स ने कही है। हर एग्जाम में 2-3 स्टेटमेंट आती ही आती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम ऑफ करंट एसेट्स एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सबसे लिक्विड क्या है, कैश इन हैंड है। नेक्स्ट नंबर पे कौन है, बैंक है। बैंक के बाद डेटर को सोल हो चुका है, इनसे पैसा रिसीव करना है, फिर डेटर है,
और सबसे कम लिक्विड क्या है, स्टॉक। इसलिए क्विक रेशियो में हम स्टॉक को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक को सोल्ड करके और वापस उसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो इतना ज्यादा लिक्विड ये नहीं है। तो क्या हो गया आपका, हमारा हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is are the fundamental accounting assumption? इनमें से कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है? गोइंग कंसर्न भी है, कंसिस्टेंसी भी है, एक्रूवल भी है। गोइंग कंसर्न पीछे हमने क्वेश्चन आया था, वो पढ़ा ही था कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मैन कम्स मैन गो बट द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ऑन, तो कंपनी गोइंग ऑन, उसका परपेचुअल एक्सिस्टेंस होता है। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि कंपनी अगर किसी चीज को कैलकुलेट करने का या किसी ट्रीटमेंट का एक तरीका अडॉप्ट करती है तो उसको हर एक फाइनेंशियल ईयर में उसी तरीके को यूज करना चाहिए। एक्रूवल अजम्पशन क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल, यानी कि कैश और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, उसी के बेस पे ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल रिजर्व? इनमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व के कंसर्न में ट्रू नहीं है? वही कैपिटल रिजर्व को बोनस शेयर के लिए यूज किया जा सकता है, कैपिटल प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व का यूज आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, बट यू कांट यूज कैपिटल रिजर्व फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। From the given option, identify which statement is not relevant for an ideal organization structure. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कंसर्न में ट्रू नहीं है? अब आइडियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये कह रहा है पावर इज सेंट्रलाइज एट द टॉप। जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, ताकि हर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से उठा सके और अच्छे से वो काम को कर सके। तो उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाती है। एक चीज ध्यान रखना, जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफरेबल हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ट्रांसफर नहीं होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ। जो कंटीजेंसी फंड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267(1) के अकॉर्डिंग, अगर हम नेशनल क्राइसिस के टाइम पे या नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे जो फंड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। जैसे कंटीजेंसी लायबिलिटी होती है, इसी तरह से कंटीजेंसी फंड होते हैं। तो कौन डिस्पोजल करता है इनको? प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब इसमें से भी बताना है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, कौन सी स्टेटमेंट जो है नोट ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट नोट ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है आपकी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू सुटेबल गाइडलाइंस टू द बैंक टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ एडिशन फंड रिक्वायर्ड। जो आरबीआई है वो कभी भी बैंकों को फंड अरेंजमेंट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। वो मॉनेटरी पॉलिसी जरूर यूज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये उनको गाइडेंस की भी सोर्स ऑफ एडिशनल फंड कहाँ से होंगे वो प्रोवाइड नहीं करता। उनको हेल्प जरूर कर सकता है और उन्हें फंड की नीड है तो वो बैंक रेट पे और रेपो रेट पे जो है आरबीआई से बोरो कर सकती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द अबव इज नॉट अ मेंशन ऑफ इवेल्युएशन? इनमें से कौन सा इवेल्युएशन का तरीका नहीं है? एक्सटर्नल अप्रेजल इज नॉट द मेथड ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक हैज डैश मेंबर कंट्री। प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक की कितनी कंट्री हैं? मेंबर 189। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करंट लाइबिलिटी? इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है? देखिए, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, एडवांस डिमांड अकाउंट भी है, और जो पब्लिक डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे शोर वैसे भी हमारे पास चारों के लिए ऑप्शन नहीं है, 2, 3, 4 हमारे पास इसमें है, 1, 2, 3 है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और आउटस्टैंडिंग, तो शोर करंट है, तो जिसमें 2, 4 दोनों होगा उस ऑप्शन को आप चूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Dash is managed on a day-to-day basis through the official intervention in the forex market. Forex market में डे टू डे इंटरफेयर करके इसको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है फिगर्ड एक्सचेंज रेट। देखिए जो फ्लोटिंग है वो तो अपने आप ही अप एंड डाउन होती है एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, दोज टैक्स हुज बर्डन इज ट्रांसफर टू अदर पर्सन, यानी कि इनका बर्डन जो है ट्रांसफरेबल होता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, हुज बर्डन इज नॉट ट्रांसफरेबल। जीएसटी कंपनीज पे लगाया जाता है, किससे वसूल किया जाता है, कस्टमर से। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, वेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिस बंदे के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वही बंदा क्या करता है, इनको पे करता है। तो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट और रेस्ट आर इनडायरेक्ट। वेल्थ टैक्स इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 14। ए डैश इज नॉट लाइबल टू टैक्स। इनमें से कौन टैक्स के लिए लाइबल नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट जो है टैक्स के लिए लाइबल नहीं है। कंपनीज इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो क्या है, टैक्सेबल हैं, और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, एग्जेम्प्ट होती है। गिफ्ट है, लोन एक्सेट्रा है, अगर उनका कैपिटल नेचर है तो वो टैक्स अट्रैक्ट नहीं करती हैं, टैक्सेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15। कैपिटल गेन और कैपिटल रिसिप्ट डिफरेंट होती है, तो वहां से इसको मिसकंसेप्ट मत करना अपने माइंड में। Capital gain is different from capital receipts. The difference between a country payment to foreigner and its receipt from foreigner. एक कंट्री में फॉरनर को पेमेंट करना और फॉरनर से पेमेंट रिसीव करना किसी भी काम के लिए हो सकता है, तो उसका जो रिकॉर्डिंग की जाती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ट्रांजेक्शन से, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें सर्विसेज भी नहीं आती, इसमें सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि गुड्स होते हैं, गुड्स और के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस लेते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये कंडीशनल पेमेंट नहीं है। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज कंडीशनल। भाई ये मेक पेमेंट करता है, राइटिंग में होता है, साइन होता है, तीनों फीचर है। फर्स्ट वन इज नॉट द फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is not a characteristics of capital expenditure? इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो भी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, रोज रोज एंकर नहीं होते, यानी कि री एंकरिंग नेचर के नहीं होते, रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, इनको इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। SDR वर क्रिएटेड बाय IMF विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDR। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि IMF की पेपर करेंसी है, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। पेपर गोल्ड अगर किसी को पूछते तो वो क्या है, SDR विच इज इशूड बाय IMF। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Under section 17(2) of the Income Tax Act, if an employer
प्रोवाइड एन एकोमोडेशन टू हिज एम्प्लॉई ऑन रेंट। ओकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैसे दिया है, रेंट पे दिया है। ना इसमें लिखा है कंसेशनल रेंट और ना ही लिखा है रेंट फ्री, यानी कि एम्प्लॉय ने ओकोमोडेशन तो प्रोवाइड किया है लेकिन किस पे किया है, रेंट पे। तो वो रेंट पे कर रहा है तो ये क्या होगा उसके लिए, नॉन टैक्सेबल। अगर ये उसको एज अ परक्यूजिट कंसेशनल रेंट या रेंट फ्री मिलता तो फिर टैक्स लाइबिलिटी के बारे में सोचते। भाई रेंट पे करके, वो अपनी सैलरी से रेंट पे करके उसमें रह रहा है एम्प्लॉयर रेजिडेंस में, तो ये क्या है, नॉन टैक्सेबल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ कंपनी ट्राइज टू कवर अप इट्स बैड फाइनेंशियल पोजीशन इट इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं, अगर कंपनी अपनी बैड फाइनेंशियल पोजीशन को छिपाने के लिए ट्राई करती है, पोजीशन को कवर अप करने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट हो नहीं रहे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट दिखाती है, या कम प्रॉफिट हो रहे हैं ज्यादा प्रॉफिट दिखाती है ताकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन रिवील ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट और विंडो ड्रेसिंग। ये थे हम 60 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।